हे गाइस, आज मैं जिस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसकी स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसीलिए ऐसी स्टोरी को कभी भी मिस मत करना। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एशली होता है। आज एशली का हस्बैंड 1 साल के बाद जेल से छूटने वाला था। एशली अपने हस्बैंड को पिक करने के लिए जाती है। उसके हस्बैंड का नाम मैक्स होता है। मैक्स जेल से निकलकर एशली की गाड़ी में बैठ जाता है। 1 साल के बाद मिलने के कारण दोनों को शुरुआत में कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन बात करते करते सब कुछ ठीक होने लगता है। मैक्स उससे अपने बेटे के बारे में पूछती है तो वो उसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब वो स्कूल भी जाने लगा है और वो अपनी नानी के पास रहता है। दोनों अपने कार से सीधा घर की तरफ ही बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। एशली अपने कार में फ्यूल भरने लगती है और मैक्स गैस स्टेशन के जनरल स्टोर पर चला जाता है, जहाँ पर शहर के एक पुलिस ऑफिसर स्टोर के ऑनर से किसी मिसिंग आदमी के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तभी वो शॉपकीपर कहता है कि मुझे लगता है कि उसे बिगफुट उठा ले गया। दरअसल इस शहर में एक कहानी काफी फेमस थी। काफी साल पहले इस सिटी के जंगलों में डीमन जैसे क्रिएचर रहते थे जिन्हें बिगफुट कहा जाता था। शहर के कई लोग बिलीव करते थे कि वो क्रिएचर आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ये शॉपकीपर भी बिगफुट की कहानी पर बिलीव करता था, लेकिन पुलिस ऑफिसर को उसकी कहानियों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं था। इसीलिए वो शॉपकीपर को कहता है कि इन फालतू बातों को छोड़ो और अगर तुम्हें ये मिसिंग आदमी कहीं भी दिखे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। इसके बाद वो मिसिंग आदमी की पिक्चर एक नोटिस बोर्ड पर लगा देता है, जहां ऑलरेडी मिसिंग लोग की पिक्चर लगी हुई थी। मैक्स तो अपनी शॉपिंग में मस्त था और शॉपिंग के बाद जब वो एशली के पास जाने लगता है तो वो देखता है कि शॉप के बाहर शिकार करने वाले हंटर्स एशली को बुरी नजरों से देख रहे थे। इन हंटर्स का एक ग्रुप होता है और ये हंटर्स मैक्स को क्रिमिनल कहते हैं, लेकिन वो दोनों उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में मैक्स बियर पीने लगता है तो एशली उसे ड्रिंक करने से रोकती है, क्योंकि उसे मैक्स का ड्रिंक करना और स्मोकिंग करना बुरा लगता था। वो गुस्से में उससे कहती है कि अभी तुम्हें जेल से आए थोड़ी ही देर हुई है और तुम ड्रिंक करने लग गए। फिर दोनों में बहस हो जाती है, क्योंकि नशे की वजह से मैक्स जेल गया था। वो दोनों बहस करने में इतना बिजी हो गए कि एशली को उसके गाड़ी के सामने आया आदमी भी दिखाई नहीं दिया और ये उसे अपने गाड़ी से हिट कर देती है। दोनों उस आदमी को चेक करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा चोट आई है और उसकी हालत काफी खराब है, क्योंकि उसकी दोनों टांग कट चुकी है और उसके शरीर पर काफी गहरे निशान है। उसकी हालत देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सब कार से नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया होगा। वो आदमी उन दोनों के सामने ही दम तोड़ देता है। अब हमें पता चलता है कि कोई छिपकर इन्हें देख रहा है। एशली पुलिस को कॉल कर रही थी तो मैक्स उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अभी अभी वो जेल से छूटा था और इससे वो वापस मुसीबत में फंस सकता था। लेकिन एशली पुलिस को कॉल करके बताती है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अपनी लोकेशन भी भेज देती है। तभी मैक्स को जंगल में कुछ दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि ये क्या है, कोई उन पर पत्थर की बारिश करने लगता है। मैक्स जब दोबारा देखने के लिए अपना सर बाहर निकालता है तो उनमें से एक पत्थर आकर उसके सर पर लगता है, जिस वजह से वो पीछे लुढ़कता हुआ खाई से होता हुआ नदी में गिर जाता है। एशली उसे बचाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि मैक्स बेहोश हो चुका है, इसीलिए वो नदी में कूदकर उसे पकड़ लेती है। पानी की लहरें तेज होने के कारण दोनों नदी में आगे जाने लगते हैं और जब पानी की लहरें कम होती है तो दोनों किनारे पर आ जाते हैं। लेकिन मैक्स अब भी बेहोश ही था। एशली उसे मेडिकल प्रोसीजर से होश में लाती है। पानी ठंडा था, इसीलिए दोनों को सर्दी लगने लगती है। दूसरी तरफ हम एक क्रिएचर को देखते हैं जो उनकी गाड़ी को ढकेल कर नदी में फेंक देता है और ये क्रिएचर उस आदमी को अपने साथ ले जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ये क्रिएचर ही बिगफुट है जो इन दोनों पर पत्थर फेंक रहा था। इस क्रिएचर को लोकल लैंग्वेज में ओमा कहते थे। ये बिगफुट जंगल में घूमने वाले बाकी जंगली जानवरों की तरह मूर्ख नहीं होते थे, क्योंकि इसने उन दोनों का शिकार करने के लिए इस आदमी को उनकी गाड़ी के सामने फेंक दिया, जिससे वो रुक जाए। रुकने पर इसने दोनों पर पत्थर बरसाए ताकि ये बेहोश हो जाए। इधर मैक्स को अभी भी ठंड लग रही थी, इसीलिए एशली उसे नदी से थोड़ा दूर लाकर उसके लैटर से आग जलाती है और अपने कपड़े को सुखाने के लिए झाड़ियों पर फैला देती है। फिर दोनों आग के पास बैठ जाते हैं।
हैं। इधर पुलिस ऑफिसर सिर्फ को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जा रहा था। रास्ते में उसे एक औरत अपने मिसिंग हस्बैंड के बारे में पूछती है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए वो उस औरत को कहता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, हम आपके पति को जल्द ही ढूंढ लेंगे। स्टेशन के अंदर आने पर सिर्फ डिप्टी से पूछते हैं कि क्या तुम बिगफूट की कहानी पर यकीन करते हो। डिप्टी कहता है कि मैं ऐसे बातों में यकीन नहीं करता, लेकिन इस कहानी को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तभी एक लेडी ऑफिसर आती है और सिर्फ को बताती है कि अभी मुझे एक लड़की का कॉल आया जिसमें वो बता रही थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। इतना सुनते ही ऑफिसर सिर्फ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां पर ना तो कोई कार दिखाई देती है और ना ही कोई बॉडी। आसपास देखने पर कार तो उसे मिल जाती है, इसीलिए वो डिप्टी को वहां कार निकालने के लिए बुलाता है। वहीं ओमा झाड़ियों में छुपकर उसे देख रहा होता है। डिप्टी वहां आकर कार को निकाल लेता है और उसके अंदर उन्हें एशली और मैक्स के पिक्चर मिलते हैं। इधर एशली और मैक्स दोनों प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में वो कभी भी नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। अगली सुबह एशली को वो आदमी नजर आता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आँख खुलने पर पता चलता है कि ये उसका नाइटमेयर था। तभी वो देखते हैं कि उन्होंने जहाँ पर कपड़े सुखाए थे वहाँ सिर्फ मैक्स के कपड़े थे और एशली के कपड़े गायब थे। इसीलिए मैक्स उसे अपनी टी शर्ट देता है और दोनों नदी के किनारे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन नदी के खत्म होने पर उन्हें जंगल से गुजरना पड़ता है। जंगल में काफी देर तक चलने पर उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो ओमा होता है। ओमा के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो खुद को जंगल में हाइड कर सकते थे। वो इस तरह से जंगल में छुपता था कि पेड़ पौधों से बिल्कुल मर्ज हो जाता था, जिससे किसी का भी ध्यान उस पर नहीं पड़ता। यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि बिगफूट एक अक्लमंद शिकारी है। आगे जाने पर इन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर इन्हें पता चलता है कि ये वही हंटर्स है जो इन्हें गैस स्टेशन पर मिले थे। उनसे मिलना तो वो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें हेल्प चाहिए था, क्योंकि उनके लिए जंगल में भटकने से अच्छा मदद मांग लेना था। इसीलिए एशली को वहाँ पर छुपाकर मैक्स उनसे मदद मांगने जाता है। वो मैक्स को देखकर हंसने लगते हैं। मैक्स उन्हें कहता है कि प्लीज मुझे एक फोन कॉल करने दीजिए ताकि मैं मदद बुला सकूं। तभी उनका लीडर बेडी कहता है कि जंगल में नेटवर्क नहीं होता, इसीलिए हम फोन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारे पास रेडियो है, मगर ये तुम्हारे लिए नहीं है। जिस पर मैक्स कहता है कि एटलीस्ट मुझे मेन रोड तक जाने का रास्ता तो बता दो, लेकिन वो मना कर देते हैं। इधर एशली के साथ ओमा भी पीछे से ये सब देख रहा था। ओमा एशली का बाल काट कर ले जाता है, जिससे कि एशली को ये एहसास हो जाता है कि किसी ने उसके बाल काटे हैं। इसीलिए वो भागते हुए मैक्स के पास आ जाती है। एशली को ऐसी हालत में देखकर बेडी उनके हेल्प करने लगता है। वो एशली और मैक्स दोनों को कपड़े देता है और सभी यहाँ से जाने लगते हैं। अब ऑफिसर सिर्फ को पता चलता है कि इस कार को ढकेल कर नीचे फेंका गया था और इसके ऊपर पंजे के बड़े बड़े निशान थे। अब तो सिर्फ को भी डाउट हो रहा था। फिर डिप्टी उसे एक मिस्टीरियस औरत के बारे में बताता है जो कई सालों से जिंदा है, लेकिन वो इंसान नहीं है। रास्ते में बेडी फिर से उन लोगों का मजाक बनाने लगता है और एशली के बारे में उल्टे सीधे कमेंट करने लगता है। अपनी बीवी के बारे में ऐसा सुनकर मैक्स को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेडी के पास बहुत ज्यादा आदमी थे, इसीलिए मैक्स कुछ भी नहीं करता। फिर इस ग्रुप के दो लोग अलग हो जाते हैं। इनमें से किसी एक को पेड़ के पीछे कुछ अजीब दिखाई देता है और वो ओमा होता है, क्योंकि उसके पास छिपने की एबिलिटी होती है। तभी एक तीर उसके गले के आर पार हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। तभी उसके दूसरे साथी को भी गले में तीर लगता है, जिससे वो मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकता। ये तीर ओमा ने चलाए थे और हम देख सकते हैं कि उसका निशाना कितना अचूक था। ओमा उसके पास आकर उसकी आंख फोड़ देता है और उसके सर को बुरी तरह कुचल देता है। उनका तीसरा साथी उन्हें बुलाने के लिए आता है। तभी उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो डर कर भागता है, लेकिन पैर फिसलने से वो गिर जाता है और उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। तभी ओमा वहाँ आ जाता है और कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इधर सभी लोग एशली और मैक्स को परेशान कर रहे थे। तभी तीर आकर एक आदमी के आर पार निकल जाता है। इतने में एक आदमी बिगफूट को देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन गोली बिगफूट की जगह उसी के एक आदमी को लग जाती है। इसमें मैक्स को भी कुछ गोलियां लग जाती है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जो आदमी बिगफूट पर गोलियां चला रहा था
उसे बिगफूट बड़े ही चालाकी से गला काट कर मार देता है और अब बिगफूट एशली को मारने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एशली उससे बचकर कहीं पर छिप जाती है जहां ऑलरेडी एक आदमी छुपा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि अब वो दोनों सेफ है, लेकिन तभी बिगफूट उस आदमी का जबड़ा फाड़ देता है। एशली उससे बचकर भागती है, लेकिन ओमा यानी बिगफूट उसे पकड़ लेता है। ओमा उसे वहां पर लेकर जाता है जहां उसने बाकी सबको मारा था। उसे वहां वही आदमी मिलता है जिसका उसने जबड़ा फाड़ा था। अब वो नहीं बचने वाला क्योंकि ओमा अपने पैर से उसका सर क्रश कर देता है। अब ओमा मैक्स को मारने ही वाला था कि तभी बेडी उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे ओमा के कंधे पर गोली लगने से वो घायल हो जाता है। ओमा बेडी को बेहोश कर देता है और वो एशली के साथ उसे भी अपने साथ ले जाता है। उधर ऑफिसर डिप्टी के कहने पर उसके साथ किसी जगह पर आया था क्योंकि वहाँ एक औरत को कैंसर था और उसके लिए वो रात को एक रिचुअल करने वाले थे। उसके जाने के बाद एक विच आकर उसे अपने साथ ले जाती है। ये विच वो मिस्टीरियस औरत है जिसके बारे में डिप्टी बात कर रहा था। वो विच जंगल में अपने घर में मैक्स का इलाज करने लगती है। सबसे पहले वो मैक्स की बॉडी से सारी बुलेट निकाल देती है और फिर वो एक चीज खाकर मैक्स के जख्मों पर थूक देती है। बाद में उसके जख्मों पर टाके लगा देती है। जब एशली को होश आता है तो वो खुद को ओमा के ठिकाने पर बंधा हुआ पाती है। उसके ठिकाने पर कंकालों का ढेर लगा हुआ था। उसके बाद ओमा एशली के सामने बेडी को जिंदा चीर कर उसके बॉडी पार्ट निकाल लेता है। उसके बाद ओमा एशली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब इस रिचुअल में सभी के साथ ऑफिसर शरीफ को भी उनके ड्रिंक पीनी पड़ती है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे भयानक विजन आने लगते हैं। उसे डिप्टी की स्कल कभी डरावनी लगती है तो कभी सही लगती है। शरीफ को ट्रेडिशन आउटफिट पहनकर डांस करने वाले लोगों में बिगफुट की स्कल दिखाई देने लगती है और अब वो देखते हैं कि जो आदमी रिचुअल कर रहा था वो उस औरत के पेट को फाड़कर उसका कैंसर ठीक कर देता है और इसमें उस औरत को थोड़ा भी दर्द नहीं होता। ऑफिसर शरीफ को ये सब देखकर पसीने आने लगते हैं, इसीलिए वो टेंट से बाहर आ जाता है। अगले दिन जब मैक्स को होश आता है तो वो अपने पास ऑफिसर शरीफ को देखता है। मैक्स उसे एशली के बारे में पूछने लगता है। शरीफ जो पहले बिगफुट की कहानी पर विश्वास नहीं करता था, उसे अब सब समझ आ गया था। ऑफिसर मैक्स को बताता है कि हमारे जंगल में एक क्रिएचर रहता है जिसे बिगफुट या ओमा कहते हैं। वो ऑफिसर बताता है कि ये क्रिएचर हमारे कबीले के पुराने लीडर हैं और एक जमाने में ये हमारे भी लीडर हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी आत्मा बिगफुट का रूप लेकर हमें डरा रही है। बिगफुट एक एंसेंट क्रिएचर है जो एक पुराने कबीले से बिलोंग करते हैं और जब से इनका कबीला बना था तब से ये जंगल में रह रहे थे। वो बताता है कि एशली को बिगफुट उठाकर ले गया। मैक्स कहता है कि बिगफुट के कंधे पर गोली लगी है और अब वो घायल और कमजोर होगा, इसीलिए सिर्फ बिगफुट को मारने के लिए और मैक्स एशली को ढूंढने के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं। उन्हें पता था कि बिगफुट इंसानों और उनके हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए बिगफुट को पता न चले, इसीलिए वो अपने साथ पुराने हथियार ले जाते हैं और एक लिक्विड को अपने पूरे बॉडी पर लगा लेते हैं ताकि बिगफुट उन्हें स्मेल न कर सके। लेकिन सिर्फ अपने साथ एक गन ले लेता है और दोनों जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तभी पीछे से वो विच उनका हौसला बढ़ाने के लिए ड्रम बजाने लगती है क्योंकि ये भी चाहती थी कि बिगफुट मारा जाए। उधर बिगफुट जबरदस्ती एशली को इंसानों का मांस खिलाता है। तभी एशली के मुंह में एक छोटी सी हड्डी आ जाती है और वो उसे पत्थर पर रगड़कर नुकीला कर लेती है। जब बिगफुट उसके पास आता है तो वो उस हड्डी से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी बिगफुट को उस ड्रम की आवाज सुनाई देती है जो वो विच बजा रही थी और उसे पता चल जाता है कि कोई उससे लड़ने के लिए आ रहा है। इसीलिए बिगफुट एक ट्रैप लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही एशली अपनी रस्सी को काटकर फ्री हो जाती है और वहाँ पड़ी हुई गन लेकर निकल जाती है। ऑफिसर और मैक्स दोनों अलग अलग होकर बिगफुट को ढूंढने लगते हैं। ऑफिसर सिर्फ को किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है, इसीलिए वो अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन बुलेट को सूंघकर बिगफुट सिर्फ के तरफ आ जाता है और सिर्फ का गला काटकर उसे मार डालता है। मैक्स जब सिर्फ के पास पहुंचता है तब तक बिगफुट यहाँ से भाग चुका था। फिर मैक्स उसकी गन अपने साथ रख लेता है और बिगफुट के खून को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो एशली को देख लेता है और एशली बिगफुट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मैक्स उसे वापस
पास चलने के लिए बोलता है, लेकिन एशली उस डायरेक्शन में चली जाती है जहां बिगफुट गया था। एशली बिगफुट को शूट करके मैक्स के साथ भागने लगती है और जब दोनों आराम करने रुकते हैं तो उन्हें बिगफुट की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब है वो अभी भी जिंदा था। मैक्स एशली को बचाना चाहता था, इसीलिए वो अकेला बिगफुट से मुकाबला करने के लिए यहाँ रुक जाता है और एशली को यहाँ से भेज देता है। मैक्स बिगफुट के पास जाकर उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसे गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मैक्स के पास आकर उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। लेकिन तभी मैक्स एक चाकू से उसके हाथ पर अटैक कर देता है, जिससे वो उसे छोड़ देता है। फिर मैक्स एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर भागने लगता है तो वो बिगफुट के ट्रैप में फंस जाता है। बिगफुट आकर मैक्स को एक बार फिर से पकड़ लेता है, लेकिन मैक्स हार नहीं मानता और लकड़ी के टुकड़े से बार बार उसे मारता रहता है, जिससे फाइनली बिगफुट की मौत हो जाती है। लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि ये दरिंदा मर गया, इसीलिए वो बड़े से पत्थर को लेकर उसके सर पर मारने लगता है और उसका सर क्रश कर देता है। उधर एशली हाईवे तक पहुंच जाती है, लेकिन अब हम मैक्स को बहुत सारी तीर लगे हुए देखते हैं और अब वो भी मरने वाला था। उसे तीर से मारने वाले कोई और नहीं बल्कि बिगफुट के कबीले के सदस्य ही होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले ही चैनल जीरो के 2 सीजन को एक्सप्लेन किया है, जिसकी स्टोरी आपके होश उड़ा देगी। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी मजेदार से मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स, गुड बाय।